देखो हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। देखो कैसे हमारी आपराधिक प्रणाली होती है। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, अपराधियों इसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि वो आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब है? क्या आपने एफआरआई के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी को एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। देखो एक है जो छोटी सी लेख के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे न्याय होता है, कैसे व्यक्ति को कैसे व्यक्ति को जो दोषी ठहराया जाता है और फिर वो अपनी तरफ से न्याय लड़ती है तो कैसे निर्दोष घोषित होता है। देखो मुंबई में एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे से वो अपने गले का हार ढूंढ रही थी। तब उन्होंने अपने दराज में चारों तरफ देखा तो उन्हें हार नहीं मिला, तो उन्होंने मन में शक किया कि मुझे पक्का यकीन है कि हार मेरा यहीं रखा था। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी के समारोह में जाना है। तो वो बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है, मिस्टर सिंधे बोलती है, श्रीमती सिंधे बोलती है कि मुझे मेरे सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में ही नहीं है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। शांति उनके घर की नौकरानी थी जो उनके यहाँ काम करती थी। मेरे कमरे की सफाई करते हुए वह कुछ ज़्यादा ही समय लगाती है। श्रीमती सिंधे बोल रही है अपने हस्बैंड से कि मेरे कमरे की सफाई करते हुए बहुत ज़्यादा वक्त लगाती है। शांति एवं राम पिछले 3 साल से श्रीमती सिंधे के यहाँ काम करती थी। शांति, क्या तुम चोरी भी करने लगी हो? कौन बोल रहा है? श्रीमती सिंधे शांति से पूछ रही है। क्या तुम अब चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो अभी चुपचाप लौटा दो। शांति बोलती है, नहीं मैडम, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। सिंधे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे के अंदर 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेचकर ही ये पैसे कमाए हैं, उसी का ही पैसा है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले कई सालों से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदेंगे। बैल खरीदा जाता है। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। ये सब शांति उनसे वो करती है, गुजारिश करती है। मिस्टर सिंधे थाने में पहुंच जाते हैं तो थानेदार बोलता है, जी कहिए क्या बात है? तो वो बोलता है, मैं एक एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। देखो, जब हम किसी भी चोरी की रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं तो पहले हमें एफआईआर लिखाना पड़ता है। मिस्टर सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर साहब के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूंगा। रुपये की लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाता हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जाता हूं। ये सब कौन बोला? इंस्पेक्टर। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये शांति गुजारिश करती है पुलिस इंस्पेक्टर से। शांति का भाई सुशील, इतने दिन में शांति का भाई सुशील आ जाता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार नहीं चुराया है। तुम अदालत उसने इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसके भाई से कि इसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा? उसका भाई बोलता है, और उनके लिए कौन जमानती बनेगा? हमारी सारी कमाई तो सील करके आप अपने साथ ले जा रहे हैं।
सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे इस पर दबाव डालते हैं कि इल्जाम कबूल कर ले। वो उसे मारने के लिए कहते हैं और वह उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाता है और वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन उसे कोई भी 20,000 रुपये देने के लिए जमानती बनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही और गहरे सदमे की हालत में थी। वह डरी और मुकदमे का क्या नतीजा होगा ये सोच रही थी। वो अपने मन में सोचती है, मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से ही सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह भी कभी हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? पुलिस ने इंस्पेक्टर के अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी गई। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, मजिस्ट्रेट महोदय, शांति की दलील सुनकर अभियुक्त कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। जब शांति का कोई वकील नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो मजिस्ट्रेट साहब उसको एक सरकारी गवाह देते हैं। संविधान अनुच्छेद के 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं रख पाते हैं। अब आगे देखो, ये मेरे मुकदमे के कागज है। मेरे मालिकों ने हार छुड़ाने का झूठा आरोप मुझे पर लगाया है। शांति सरकारी वकील को वो कागजात दिखाती है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उन्हें हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा है। शांति बोलती है सरकारी वकील से। अदालत शांति का आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले थे वो उसके पास आ पाएंगे। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। अब आप बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को ये पैसा मेरा हार बेचकर ही जरूर मिला होगा। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे ने जिरह कर दिया है। तो आप ये कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर काम कर रही थी तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी उठी हुई, आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयान के आधार पर सुशील राय ये साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम ही हो सकती है। इस जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह को भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते थे और श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। इसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है और सुशील ये बात अधिवक्ता राय को बताता है। तब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया है। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया और यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गाँव के बयान सुनते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने दलील देती है कि शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया कि तफ्तीश के सब इंस्पेक्टर राव के लापरवाही पर जो खास तौर से ध्यान दिया जाए। उनकी साजिश से शांति को आपको जेल में जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। दोनों तरफ से 2 वकील होते हैं और एक न्यायाधीश होता है और साथ में पुलिस भी होती है। ये 4 अधिकारी होते हैं जो सारे मुकदमे की जांच बताते हैं। इस मामले में आपने चारों की भूमिका को भी देख लिया होगा। आइए अब उनकी भूमिका को व्यापक स्तर पर देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है।
पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किया जाता है और सबूत इकट्ठा किया जाता है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों ने आरोपी को दोषी साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि ये कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश तय करता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन में पढ़ा होगा कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, इशारा, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे जानने का पूरा अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हुई है। जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो उस व्यक्ति को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि उसे किस सजा में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या आपदा से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में बुलाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की गई है। इन नियमों को डीके के मशहूर दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जब भी कोई किसी को गिरफ्तार करने जाता है तो उस पुलिस की वर्दी पर उसके शरीर पर फिर उसकी वर्दी होनी चाहिए और उसके पर उसके पहचान, नाम पट्टी सब सटीक रूप से होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाना चाहिए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए, जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शिक्षक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर आता है तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, ध्यान और समय, स्थान और हिरासत की जगह से बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अब देखो शांति कहानी पर वापस लौटते हैं और उन सवालों का जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या आपको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही थी? क्या इसमें डीके मसूद निर्देशन उल्लंघन हुआ था? क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से प्राप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से उसकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को पुलिस जांच के लिहाज में क्या क्या करना चाहिए था। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि सिंधे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभाव अधिकारी फौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे नहीं करेगा। क्यों? कि वो एक नौकरानी है और इसलिए उसके लिए इतना सब कुछ नहीं होगा। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो देखो, ये हम सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है ये हम कल पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसको आप गौर से पढ़ना और इसके बारे में देखना कि क्या हुआ था और इसके मुख्य बिंदु आप घर से करके लाना। जो पेज नंबर 77 पर है शब्द संकलन, इनको HW कॉपी में कर लेना। ठीक है।